वेलकम टू लर्निंग विद केटी। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप 13 एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था पी ब्लॉक का, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने उसमें बताई हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी डाल दूँगा, ठीक है। तो हमारा जैसा कि हमने एक मिशन पे आए थे हम कि हम एक एक ग्रुप करके अपलोड कर देंगे और आप लोग एक एक ग्रुप करके उसको पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। तो अपना मिशन कंटिन्यू रखते हुए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरॉन फैमिली, ठीक है। दिस ग्रुप एलिमेंट शोज अ वाइड, देखो भाई, अब भाई ये जो ग्रुप होते हैं अंदर ही अंदर, इनको एक ग्रुप में तो कर दिया किसी एक बेसिस पे, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। तो हम उनको भी रिलेट करते जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो कि जो बोरॉन होता है वो एक टिपिकल नॉन मेटल है, मतलब कि वो नॉन मेटल है एल्यूमिनियम, लेकिन उसके आगे देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इसका जो ट्रिक होता है याद करने का वो होता है बैंगन आलू गाजर इन थाली। बैंगन आलू गाजर इन थाली यानी कि बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ठीक है, और निहोरियम जो कि 7th ग्रुप में है, ठीक है, 7th पीरियड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया बोरॉन एक टिपिकल नॉन मेटल हो गया, एल्यूमिनियम जो हो गया ये एक मेटल हो गया, लेकिन गैलियम की अगर हम बात करें, गैलियम इंडियम थेलियम और निहोरियम ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई ये जो बोरॉन है ये रेयर है, ये देखो ये सब कोई काम का नहीं है, ये सब तो लोग पढ़ते रहना कहाँ मिलता कहाँ नहीं मिलता। देखो दो आइसोटोप्स होते हैं बोरॉन के जो शायद से बहुत कम बच्चों को पता होता है। एक होता है B10 जो 19% अवेलेबल होता है और दूसरा होता है B11 जो 81% है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, बाय मास अगर हम देखें। सबसे उसके ऊपर ऑक्सीजन है और उसके ऊपर फिर सिलिकॉन है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से है, नहीं ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद सिलिकॉन और फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब भाई देखो जो निहोरियम होता है, ठीक है, जो निहोरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 113, एटॉमिक मास भी उसका 286 होता है। देखो भाई ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो भाई इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है ना उसकी हाफ लाइफ इसकी है 20 सेकेंड्स। तो भाई देखो निहोरियम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसके ऊपर के जितने भी होते हैं हम उनकी बात करते हैं, यानी कि पीरियड नंबर 2 से लेकर के 6 तक की, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम देखें तो भाई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP1 जो ग्रुप की होती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये 1 2 3 4 होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें हम देखेंगे कि जो गैलियम और इंडियम है, ठीक है, इनका नोबल गैस प्लस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थेलियम जो थेलियम है उसमें नोबल गैस प्लस 14 F इलेक्ट्रॉन प्लस 10 डी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा देखोगे कि भाई जो गैलियम इंडियम है इनके पास क्या आ जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक आ जाता है। तो ये अपने 10-10 इलेक्ट्रॉन इनके यहाँ से आ गए, और फिर इसके बाद भाई जो थेलियम होता है वो एक नोबल गैस से 14 F इलेक्ट्रॉन और फिर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आता है, ठीक है, इसके बाद आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं फॉर फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कस्ड इन यूनिट 10, पहले जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स है अफेक्ट बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई। देखो जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे यानी कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, यानी कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई उसको बढ़ना चाहिए, बट पूरे से ऐसा नहीं होता। बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन आता है कि जो गैलियम है उसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से कम होता है, ठीक है। गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, ठीक है। अगर हमको ये समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वेरिएशन इन द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल देखो जो 10 डी इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तो इनसे क्या होता है कि जो बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनको पुअर शील्डिंग मिलती है। किससे? जो हमारा न्यूक्लियस होता है उससे, वो जो अट्रैक्ट कर रहा है उनको 10 डी इलेक्ट्रॉन्स से उनको मिलती है सिर्फ पुअर शील्डिंग, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। तो इससे क्या होता है कि उन तक इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है,
उन तक इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है। ये किसके केस में हो गया? ये हो गया गैलियम के केस में, ठीक है। तो जो एटॉमिक रेडियस हो जाता है गैलियम का वो होता है 135 pm, लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो ये होता है 143 pm। तो इसका जो हमने रीज़न पढ़ा वो रीज़न ये है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम इज द रीज़न फॉर इट बीइंग स्मॉलर इन रेडियाई एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। देखो अब भाई ऐसा होता है कि भाई ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना ये फ्रीली मतलब कि पूरा जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है कहाँ से, बोरॉन से एल्यूमिनियम, यानी कि बोरॉन का कुछ होता है, फिर उससे कम एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये हो गया कि भाई क्योंकि इनकी साइज़ में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इनकी साइज़ में इंक्रीज़ होता है तो ये न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। न्यूक्लियस से दूर हो गया तो अब उसको निकालना ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम और गैलियम में, किस टाइप से कि भाई, और फिर कहाँ मिलती है, इंडियम और थैलियम में, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ मिलती है, अब भाई देखो क्या होता है कि हाँ, तो जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या, ये पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं बाहर के न्यूक्लियर चार्ज को। तो भाई इनके रहने से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज में भी इंक्रीज होता है साथ साथ जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, कंपनसेट नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को। तो इसीलिए इसमें इनके आयनाइजेशन एंथैल्पीज इफेक्ट होती है और साथ ही साथ इनका जो रेडियस का लोचा है वो होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेल्टा H1 होगी वो सबसे कम होगी, फिर होगी डेल्टा H2, फिर होगी डेल्टा H3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो सम होता है उस सारे एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पहले डिक्रीज़ होती है बोरॉन से एल्यूमिनियम में, उसके बाद इंक्रीज़ होती है मार्जिनली, मतलब कि जैसे टेबल नंबर 11.2 में हम देख लेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो भाई वही बात, बोरॉन एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। ये हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड होता है, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं इसके बहुत सारे। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बाकी के जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो सॉफ्ट मेटल हैं, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल हाई कंडक्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है क्योंकि ये मेटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गैलियम जो होता है ना वो एग्जिस्ट करता है किसमें, लिक्विड स्टेट में ड्यूरिंग समर्स, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कुछ इतना है जितना दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी अगर हम देखें तो वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी बोरॉन से थैलियम तक, ठीक है। तो अभी पहले अच्छा चलो पहले टेबल देख लेते हैं। देखो टेबल अगर देखोगे तो एटॉमिक नंबर देख लो, एटॉमिक मास देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, रेडियस देख लो। रेडियस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई देखो ये कुछ है, फिर उससे ज़्यादा ये है लेकिन ये कम हो गया, फिर इससे ज़्यादा ये वाला है, फिर ये वाला है, ठीक है। आयनिक रेडियस भी कुछ इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लो बढ़ रही है, देखो यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा थी फिर इसकी कम हो गई, ठीक है। लेकिन इस यहाँ से फिर इसकी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन फिर इधर कम हो गई और फिर इधर बढ़ गई, मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है ट्रेंड। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लो 2, 1.5, 1.6, ये भी कोई जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है। डेंसिटी की अगर बात करोगे तो डेंसिटी तो जनरल ट्रेंड फॉलो कर रही है और बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो बोरॉन का साइज़ छोटा होता है तो भाई जो इसकी सम है फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की वो अभी भी लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये +3 आयंस फॉर्म करने नहीं देता है बोरॉन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है बोरॉन, और यही चीज़ हमने देखी थी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं अगर वो नॉन मेटल से फॉर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। तो भाई देखो, इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे लेकिन हम बोरॉन से एल्यूमिनियम पे जाएं, मतलब कि जो उसका नेक्स्ट वाला है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एल्यूमिनियम की हैं वो कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। तो इसीलिए एल्यूमिनियम जो है वो +3 आयंस फॉर्म कर लेता है, जैसे कि हम AlCl3 में देखते हैं और बहुत सारे बाकी के कंपाउंड्स में हम देखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएं तो वही बात आती है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स, तो जो इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो जो NS ऑर्बिटल्स हैं उनको ढंग से होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। और यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, इनर्ट पेयर इफेक्ट के, ठीक है। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, रिस्ट्रिक्टिंग द पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, तो जो D और F ऑर्बिटल्स हैं ना वो बॉन्ड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जो S ऑर्बिटल्स हैं ना वो ठीक से बॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट हमको ये मिलता है कि भाई सिर्फ जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, जो p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इन्वॉल्व हो पाते हैं मेनली बॉन्डिंग में, ठीक है। अगर हम बात करें गैलियम, इंडियम और थेलियम में, तो फिर हम उधर देखेंगे कि +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमको ऑब्जर्व होते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होती है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स में जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था कि ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उससे जो 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मेनली स्टेबल हो जाता है अगर हम हेवियर एलिमेंट्स में जाते हैं या तो फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तब, ठीक है। यानी कि यही ऑर्डर दिया हुआ है। अगर हम थेलियम की बात करें तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ये प्रीडोमिनेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करें +3 तो वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो कंपाउंड होते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा आयनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कंपाउंड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। अगर हम ट्राइवेलेंट स्टेट में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो भाई, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों की जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। जहाँ पे देखो, अगर हम ट्राइवेलेंट स्टेट में बात करें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो उस केस में हो जाते हैं 6, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अगर किसी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो उसके पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स में भी स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और अचीव करते हैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, एज अ लुईस एसिड बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, एज अ लुईस एसिड, ठीक है। टेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की जैसे जैसे इनकी साइज इंक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जो BCl3 है, मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कैसा क्या करता है, ये बनाता है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये अपना बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो BCl3 है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है अमोनिया से, और अमोनिया के साथ भी बॉन्ड बना करके खुद भी स्टेबल हो जाता है और अमोनिया भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ट्राइवेलेंट स्टेट होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं कोवलेंट होते हैं और ज़्यादातर वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स पढ़ लेना, प्रॉब्लम कर लेना ये वाली। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई जो बोरॉन होता है वो अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एल्यूमिनियम जो होता है वो अपने ऊपर एक वेरी थिन ऑक्साइड लेयर को बना लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत सारे मेटल से इसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि कोई भी मेटल इस पे आके अटैक ना कर पाए। एमॉर्फस बोरॉन जो होता है और एल्यूमिनियम जो होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं एयर में, ठीक है, तो वो B2O3 और Al2O3 बना लेता है, मतलब कि बोरॉन B2O3 और एल्यूमिनियम Al2O3 फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अगर हम डाई नाइट्रोजन से इनको रिएक्ट करें हाई टेम्परेचर पे तो फिर ये अपनी नाइट्राइड्स भी बना लेते हैं। अगर इसका जनरल रिएक्शन देखें तो हम बोल सकते हैं 2E+3O2 गिव्स 2E2O3। इसके बाद अगर मैं देखूँ नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्राइड के साथ, अगर नाइट्रोजन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ, ठीक है, लेकिन अंडर हाई
टेम्परेचर, तो इसमें हम देखेंगे कि 2E + N2 गिव्स 2En। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया था। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, देखो बोरॉन एक नॉन मेटल है, तो ये हमेशा एक एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और गैलियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो करते हैं। इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियम, थैलियम, ये जो है टिपिकल मेटल्स हैं, तो इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी ये बेसिक नेचर शो करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज, बोरॉन जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड से और एल्कली से, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर एलिवेट कर दिया है फिर भी नहीं करता। लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है मिनरल एसिड्स में और एक्वस एल्कलीज में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई जो एल्यूमिनियम है वो एसिड एल्कली के साथ एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट HCl में और लिबरेट करता है डाइहाइड्रोजन। तो ये हमारी थी डाइहाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की एक मेथड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें हमने क्या किया है, 2 एल्यूमिनियम लिए हैं प्लस 6 HCl गिव्स 2Al। ठीक है, 3+ + 6Cl- + 3H2। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका मैं रिएक्शन कराऊं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम है उसको वो पैसिव कर देता है। ठीक है, क्या होता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर उसकी लेयर जम जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो उसको फर्दर रिएक्शन करने नहीं देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का रिएक्शन में किसी एक्वस एल्कली के साथ कराऊं तो भी डाइहाइड्रोजन रिड्यूस होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, तो 2Al + 2NaOH + 6H2O, एक्वस एल्कली है इसीलिए H2O डाला है, 2NaAlOH4 माइनस, ठीक है, प्लस 3H2, यहाँ पे बना है सोडियम टेट्रा हाइड्रो ऑक्जेल एल्यूमिनियम, अरे यार टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। ठीक है, अभी हमने ऑक्साइड्स देख लिए, अब हम एसिड एल्कली देख लिए, अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे अपने हैलोजेंस बनाते हैं, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं क्या, ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट टेलिनियम टेट्राआयोडाइड, बाकी सबका सब फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन TlI3 कुछ भी नहीं होता है, ये फॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये देखेंगे 2E + 3X2 गिव्स 2EX3। ठीक है, यहाँ पे X FClBrI कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। भाई देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जितने भी, जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जितने भी सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बड़े बेकार होते हैं। ये क्या करते हैं, पीपा बॉन्डिंग के कारण ये अपने आप से वो बना लेते हैं, बॉन्ड्स बना लेते हैं और अपने नेक्स्ट वाले से भी बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मेन इसका जो चीज़ होता है कि ये क्या होता है, अब सबसे छोटे साइज़ का होता है अपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसकी ग्रुप में होते हैं उनकी कंपैरिजन में। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो साइज़ से रिलेट होती है उनमें डिफ़र कर जाता है अपने सारे एलिमेंट्स से। ठीक है, ये हमने एस ब्लॉक में भी देखा था और यही चीज़ कंटिन्यू हो रही है यहाँ पी ब्लॉक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो कि अगर 13 ग्रुप में बात करें, ठीक है, बोरॉन की, ठीक है, तो जो ट्राइक्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की कैसी होती है, कोवलेंट से, बोरॉन नहीं सबकी कोवलेंट होती है और हाइड्रोलाइज हो जाती है वाटर से। ठीक है, स्पीशीज लाइक टेट्राहेड्रल MOH4 टू द पावर -1 इस टाइप से, और ऑक्टाहेड्रल भी बनाती है MH2O6 3+। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर बोरॉन, बोरॉन ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, ये सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं काय में, एक्वस मीडियम में। बोरॉन एक्वस मीडियम में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स होती हैं, ये सारी की सारी जो मोनोमेरिक ट्राइहेलाइड्स होती हैं ना इस ग्रुप की, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होती हैं। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होती है वो ईजिली रिएक्ट कर जाती है लुईस बेसिस से, सच एज NH3, जैसा कि मैंने वहाँ पर रिएक्शन बताया था जब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के बारे में बता रहा था, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, नीचे इसका एग्जांपल वो पूरा इक्वेशन भी दिया है। देखो क्या होता है कि जो बोरॉन होता है ना उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो सिर्फ 4 ही रह जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है कि d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे जो दूसरे हैलाइड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें AlCl3 से, ये डाइमराइज हो जाते हैं किसके थ्रू? हैलोजन ब्रिजिंग के थ्रू। कोई पूछे डाइमराइजेशन का रीज़न क्या है, तो आप लोग को बोलना है हैलोजन ब्रिजिंग, ठीक है। तो इसमें AlCl3 की जगह क्या हो जाता है? Al2Cl6, कुछ इस टाइप का कंपाउंड हमको देखने को मिल जाता है। मेटल स्पीशीज़ जो होती हैं वो कंप्लीट कर देती हैं अपना ऑक्टेट, कैसे? इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती हैं हैलोजन से, और फिर ये हैलोजन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म कर करके डाइमराइज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। भाई देखो, अब बोरॉन पढ़ लिया, अब बोरॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं। यूजफुल कंपाउंड्स अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरेक्स होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, फिर या तो डाइबोरेन होता है, ठीक है। तो हम आगे आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं बोरेक्स। देखो, बोरेक्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अरे भाई इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो मस्ती नहीं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, यानी कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी सारा है। इन फैक्ट इट कंटेन्स टेट्राहेड्रल यूनिट्स, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5OH4 की पावर -2। और करेक्ट फॉर्मूला इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए Na2B4O5OH4 और बाद में 8H2O। लेकिन हम इसका फॉर्मूला ऐसा भी याद कर सकते हो, बट इजी क्या होता है याद करना? Na2B4O7.10H2O। देखो मुझे तो याद भी है, ठीक है। अगर हम बोरेक्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं Na2B4O7 प्लस 7H2O को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 2NaOH, यानी कि ये तो अल्कली है, प्लस साथ में बनता है H3BO3। ये बोरॉन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी हो गई जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थ्रू बोरेक्स। अगर हम बात करें तो बोरेक्स को अगर मैं हीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोरेक्स को हीट करता हूँ, ठीक है, तो पहले क्या करता है? ये अपना वाटर को लूज़ करता है और स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और ज़्यादा हीट करते हैं ना, तो ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाती है और ग्लास लाइक का एक मटेरियल बनता है जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। और यही होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। Na2B4O7.10H2O को अगर मैं हीट करता हूँ तो बन जाता है Na2B4O7, इसका पूरा का पूरा वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है सोडियम मेटाबोरेट। इसके बाद मैं इसको और ज़्यादा हीट करता हूँ तो फिर ये बन जाता है 2NaBO2 प्लस B2O3। B2O3 बना बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बना? बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये इसमें लिखा है मेटाबोरेट्स हैव कलर्स विच आर यूज्ड फॉर बोरेक्स बीड टेस्ट। ये जो मेटाबोरेट है, सोडियम मेटाबोरेट, एक सेकेंड, ये जो सोडियम मेटाबोरेट है, इसके पास ये अलग अलग कंपाउंड्स के जो होते हैं ना, ये जो सोडियम मेटाबोरेट बनता है या सोडियम मेटा जो कुछ भी, ठीक है, ये इसके पास जो होता है, क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ना, ये कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, जो बीड का कलर होता है उससे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर हम बोरेक्स की बात करें, अगर बोरेक्स को हम हीट करें बंसल बर्नर फ्लेम में, किसके साथ? कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अगर इसके साथ तो फिर इसको क्या करेंगे? हम एक प्लैटिनम वायर का लूप लेंगे और उसको डिप करेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड सोल्यूशन में, और फिर उसके बाद उस लूप को हम बर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लू कलर की बीड फॉर्म होती है किसकी? CO BO2 होल ट्वाइस की, ठीक है। तो ये बीड फॉर्म हो जाती है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ब्लू कलर है, इसका मतलब कि ये कोबाल्ट का कोई कंपाउंड था, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, क्या? बोरेक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को सिर्फ बोरिक एसिड भी बोलते हैं जनरली, जो हम अपने कैरम में या तो फिर किसी चीज़ को स्टोर करने में, और हाँ, ये एक माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, तो इससे हम अपनी आइज़ को वॉश करते हैं बहुत ही ज़्यादा माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड वॉज H3BO3। कैसे बनाया था? हमने ऊपर देखा
कि हमने जब एक तो हमारा तरीका वही था कि जब हमने उसको हीट किया था तो फिर हमको ये मिला था। दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी टू टच होता है, ठीक है, स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर, लेकिन इट इज़ वेरी हाईली सॉलेबल अगर हम इसको हॉट वाटर में घोलेंगे तो, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि हम एसिडिफाई करते हैं किसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स को, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, बोरेक्स Na2B4O7, ठीक है, उसको हीट कर दिया प्लस 2HCl और उसमें पानी डाल दिया 5H2O, तो फिर एज अ प्रोडक्ट मुझे मिलता है 2NaCl प्लस BOH होल थ्राइस, यानी कि H3BO3। इसके बाद इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम हाइड्रोलिसिस करें किसका, रिएक्शन विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड, बहुत सारे बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं यानी कि हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, इनका अगर हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो फिर हमको मिल जाएगा क्या, यही ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो इट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर, भाई देखो लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, जिसमें कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स, प्लेनर यूनिट्स होती हैं किसकी, BO3 की, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो बोरिक एसिड है ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, लेकिन लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, हाइड्रोक्सिल आयन बना लेता है। तो नीचे इसकी इक्वेशन दी है BOH होल थ्राइस प्लस 2H2O, और फिर ये क्या करता है BOH होल 4 माइनस प्लस H3O प्लस आयन, ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड अगर 370 केल्विन के ऊपर हम हीट कर रहे हैं तो ये मेटाबोरिक एसिड बना लेता है, जिसका फॉर्मूला होता है HbO2। अगर हम इसको और ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है, तो फिर ये बोरिक ऑक्साइड दे देता है B2O3। इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका रिएक्शन, H3BO3 को हीट करेंगे तो HbO2 बनेगा, उसको हीट करेंगे तो B2O3 बोरॉन ऑक्साइड बनेगा, बोरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि देखो भाई प्लेनर मॉलिक्यूल्स है BO3 के, और आपस में यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये नहीं सॉरी आई एम सॉरी, ये है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो कर लेना। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइबोरेन, यानी कि B2H6। ये सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड होती है B2H6, या इसको BH3 भी बोलते हैं कभी कभी, डाइमराइज होकर ये B2H6 बना लेता है, ठीक है। इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को रिएक्ट करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, डाई एथिल ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक तो मिल जाएगा B2H6 यानी कि डाइबोरेन, साथ में एल्यूमिनियम फ्लोराइड मिलेगा और उसके साथ में लिथियम फ्लोराइड भी मिलेगा। तो इसका रिएक्शन है जो वो नीचे दिया हुआ है 4BF3 प्लस 3 LiAlH4 गिव्स 2B2H6 प्लस 3 LiF प्लस 3 AlF3, ठीक है। कन्वीनियंट मेथड हो चाहिए है अगर, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए कोई कन्वीनियंट मेथड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, किसके साथ, आयोडीन के साथ। उसका भी रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2NaBH4 प्लस I2 गिव्स B2H6 प्लस NaI प्लस H2। आगे बढ़ेंगे, डाइबोरेन को हम इंडस्ट्रियली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पे, उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्शन करवाएंगे बोरॉन फ्लोराइड का किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो 2BF3 प्लस 6NaH, अगर हम इसको हीट करें 450 केल्विन तक तो मिल जाता है B2H6 और साथ में 6NaF, ठीक है। जो डाइबोरेन होता है ये कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन के आसपास होता है। ये डाइबोरेन जो है वो बहुत आसानी से फायर कैच कर लेता है जैसे ही हम इसको एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये बर्न कर देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रिलीज़ करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो इसका जो रिएक्शन है वो ये है कि B2H6 प्लस 3O2 गिव्स B2O3 प्लस 3H2O, ठीक है। इसका जो डेल्टा H ऑफ कंबशन होगा ये होता है -1976 किलोजूल पर मोल, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। इसके बाद हम देखें कि जो हायर बोरॉन्स होते हैं वो भी एक्चुअली क्या होता है, जो हायर बोरेन्स होते हैं ना वो भी आसानी से एयर में फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बोरेन्स होते हैं ये
आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ, और क्या बना लेते हैं, बोरिक एसिड बना लेते हैं। B2H6 प्लस 6H2O गिव्स BOH होल थ्राइस प्लस 6H2 और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। डायबोरेन अंडर को, ये देखो भाई, डायबोरेन क्या करता है, क्लीवेज रिएक्शंस यानी कि बीच से टूटने वाले रिएक्शंस भी दे देता है। किसके साथ, लुइस एसिड्स के साथ, और क्या दे देता है, बोरॉन एडक्ट्स दे देता है, जैसे कि BH3.L। L क्या हो गया, L कोई भी एक लुइस बेस हो गया, ठीक है। तो B2H6 प्लस 2NME3, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 2BH3.NME3। तो इसमें हुआ क्या है कि भाई ये जो नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर होता था, और हमने, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर होता था ना, वो अपना बॉन्ड बना लेता है BH3 के साथ, और BH3 B2H6 बीच से टूट करके क्लीवेज रिएक्शन देता है, क्लीवेज हो जाता है B2H6 और साथ, और किसके साथ प्रोडक्ट बना लिया उसने, NME3 के साथ, और B2H6 प्लस 2CO गिव्स 2BH3.CO। रिएक्शन कराएं अगर हम अमोनिया का डायबोरेन के साथ, तो इनिशियली B2H6.2NH3 बनता है, उसके बाद वो बन जाता है BH2 NH3 होल ट्वाइस, ये हो गया प्लस पे प्लस चार्ज, और माइनस वाला इसका होगा BH4, ठीक है। अगर हम इसका फर्दर हीटिंग करें, ध्यान से सुनना, पहले मैंने क्या किया, अमोनिया मिला है डायबोरेन में, फिर मुझे कुछ प्रोडक्ट मिला है, और उसको मैं और भी ज़्यादा हीट करता हूँ तो मुझे मिलता है बोराजीन, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि इसका एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑल्टरनेट BH और NH ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको देख लेना। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें डायबोरेन के, तो वो हमें जो नीचे दिखाया गया है कुछ इस टाइप का होता है। इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और उसमें और बीच में 2 बोरॉन एटम्स होते हैं, जो कि ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो प्लेन होता है, इसके ऊपर और नीचे 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, 2 ब्रिजिंग, देखो ये पहली बात तो 2 ये प्लेन पे हो गए, किसके प्लेन पे, बोरॉन वाले प्लेन पे, और 4 ऊपर नीचे होते हैं, और इनमें से जो 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि ये वाला और एक ये वाला, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें 4 टर्मिनल BH बॉन्ड होते हैं, और जो रेगुलर जिनका होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो ब्रिज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं BHB, यानी कि ब्रिज हाइड्रोजन जो होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इनकी क्या खासियत होती है कि ये डिफरेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर वाले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो जो बोरॉन अपने ऑल्सो बोरो हाइड्राइडोबोरेट्स बनाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेट्राहाइड्राइल BH4 माइनस, ठीक है, आयन। टेट्राहाइड्राइडोबोरेट्स ऑफ सेवरल मेटल्स आर नोन, बहुत सारे मेटल्स के टेट्राहाइड्रोबोरेट्स हमको पता होते हैं। लिथियम और सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट्स आर ऑल्सो नोन एज बोरोहाइड्राइड्स, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। इनका रिएक्शन जो है B2H6 के साथ, जैसे 2MH प्लस B2H6 गिव्स 2M प्लस BH4 माइनस। M मेटल कोई भी नहीं है, सिर्फ लिथियम और सोडियम में से कोई एक है, ठीक है। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो देखो, ये BH4 का स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और B2H6 का भी बना हुआ है। देखो B2H6 का स्ट्रक्चर ये है भी, ये एक तो ये तो उस फॉर्मेट में है, और ये इस फॉर्मेट में। देखो ये जो बॉन्ड है बनाना बॉन्ड जैसा है, क्योंकि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, बोथ LiBH4 एंड NaBH4 ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम, किस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा NaBH4 और LiBH4, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं कि अगर हमको कोई दूसरे बोरॉन हाइड्राइड्स या मेटल बोरोहाइड्राइड्स बनाने का है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इन देयर कंपाउंड्स। भाई देखो, बोरॉन क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड होता है, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें इसको काफ़ी सारी जगह पे यूजेस हम इसके देख लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि बहुत सारे जो बोरॉन फाइबर्स होते हैं वो
में क्या बनाने में काम आते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, ठीक है। और ये लाइट कंपोजिट मटेरियल है, तो इसको हम एयरक्राफ्ट मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। अब बोरॉन 10 जो है, जो बोरॉन का 10 वाला आइसोटोप है, वो उसकी हाई एबिलिटी होती है क्या, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करने की, ठीक है। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इसकी प्रोटेक्टिव शील्ड्स बनाए जाते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कंट्रोल रॉड्स बनाई जाती हैं वो बोरॉन के से बनाई जाती है। और इसका जो देखो अब इससे क्या बनता है, बोरॉन से बोरेक्स और बोरिक एसिड। देखो इसका यूज़ होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, यानी कि जिसको अगर अपन गर्म करें तो वो टूटे ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पायरेक्स। और क्या बनाने में काम आता है, ग्लास वूल बनाने में काम आता है और फाइबर ग्लास बनाने में काम आता है। बोरेक्स का क्या काम है भाई, ये एज अ फ्लक्स यूज़ होता है जब हमको मेटल सोल्डरिंग करना हो, ठीक है, या तो फिर हीट, स्क्रैच और स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज्ड कोटिंग कर देता है किस पे, अर्थनवेयर्स पे, और एज अ कंस्टिट्यूएंट यूज़ होता है किसमें, मेडिकल सोप्स में। अगर हम बात करें एक्वस सोल्यूशन की, अगर बात करें हम काय में ऑर्थोबोरिक एसिड की, तो ये बहुत जनरली यूज़ होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक, जो मैंने ऊपर जब मैं बोरिक एसिड पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। एल्यूमिनियम भाई देखो बहुत ही ज़्यादा वाइट, सिल्वरी और ब्राइट मेटल होता है, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत होती है, मस्त वाली, ठीक है। तो अगर हम इसको वेट टू वेट पे बात करें तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एल्यूमिनियम की, वो दुगनी होती है किसके कंपैरिजन में, कॉपर की। यानी 1 किलो कॉपर ले लो और 1 किलो एल्यूमिनियम ले लो, तो अगर कॉपर कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसकी डबल एल्यूमिनियम कंडक्ट करेगा। एल्यूमिनियम एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में और हमारी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो एल्यूमिनियम है वो एलॉय फॉर्म करता है किसके साथ, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक, ठीक है। और एल्यूमिनियम अपने एलॉयज़ जब बना लेता है तो उसको यूज़ करते हैं काय में, पाइप में, ट्यूब्स में, रॉड्स, वायर्स, प्लेट्स, फॉइल्स। और इसका भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, पैकेजिंग इंडस्ट्री, यूटेंसिल मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोप्लेन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि भाई देखो इसके पैकिंग भी बना ली, लाइट है तो एयरक्राफ्ट में भी यूज़ हो जाता है। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम जो है और उसके कंपाउंड्स का डोमेस्टिक पर्पस में काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि पहले बनती थी एल्यूमिनियम की कढ़ाई वढ़ाई वगैरह, लेकिन अभी नहीं बनती है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है नेचर में। तो इससे हमारा ग्रुप 13 कंप्लीट होता है, द बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स, द कार्बन फैमिली। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।